हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी को सुबह की नमस्ते। आप लोगों ने देखो दो लाइन्स बहुत ज़्यादा सुनी होगी। मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये गलत बात है। मंजिल मिले न मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही न करें ये गलत बात है। देखो हमने देखा है कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ बिल्कुल भी कोशिश नहीं करना चाहते। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस कोरोना वायरस में शायद एग्जाम आप हमारा ना हो। देखो एग्जाम होगा, भले ही 1 महीना लेट हो, आपका एग्जाम होगा। जब आप लोग अभी से पढ़ोगे लगातार तभी आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये भी बात आपने सुनी होगी कि बूंद बूंद जब इकट्ठा होता है तभी ये घड़ा भरता है। तो अभी से पढ़ो बहुत ज्यादा। जब आपके पास कंटेंट इकट्ठा होगा आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ोगे। नोटबुक आपके पास बहुत अच्छे कंटेंट की रखी होगी, आप उनको रिवाइज करोगे तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो सकती है। कुछ चैनल की सहायता लीजिए, कुछ आप बुक्स से पढ़िए, इससे आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा एग्जाम में होगा। तो अभी से लगातार पढ़िए, एग्जाम होगा, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो आज के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस लेकर आए। ये क्लास नंबर हमारी जो है वो 4 है। क्लास नंबर ये 4 है। इससे पिछली वाली यदि आपने नई वीडियो देखी तो एक बार उनको जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने वहां पर आपको कराए हुए। आज की क्लास की जो खासियत है वो ये है, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस को हमने रखा हुआ है। और केमिस्ट्री क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज के, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और जो भी क्वेश्चंस हम पूछा करें आपसे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमको बताया करो, जिससे हमें भी पता चलता है कि हाँ आप लोग तैयारी कर रहे हो। तो चलिए सबसे पहले हम कल के क्वेश्चंस का आंसर बताते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास यदि अच्छी लगे तो इसे प्लीज शेयर जरूर करें, और जो भी स्टूडेंट्स हमसे न्यू जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ऑल को क्लिक कर लें, जिससे इन एग्जाम से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए आपके पास तुरंत हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्लास नंबर 3 में हमने आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हरित गृह गैसें कहलाने वाली गैसें होती हैं। जो हरित गृह गैसें हैं, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, वो कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो कौन कौन सी गैसें हैं। तो देखो सबसे पहले हमारी एक आती है CO2। सबसे ज्यादा जो मात्रा होती है वो CO2 की होती है हरित गृह गैसों में। फिर उसके बाद हमारी होती है CH4 यानी कि मेथेन। फिर उसके बाद होती है CFC और उसके बाद होती है NO2। ये 4 गैसें होती है जो आपके किस में पाई जाती है, हरित गृह गैसें कहलाती हैं। कौन कौन सी, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन यानी CH4, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। ये 4 गैसें होती है जो किसमें होती है, हरित गृह गैसें कहलाती है। सबसे ज्यादा यदि मात्रा आपसे पूछी जाए तो CO2 होती है, लगभग 60%। कितनी होती है, 60%। तो ये कौन सी गैस है, हरित गृह गैसें। इनमें नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका राइट आंसर भी दिया, हमें बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन डाउट है, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है। उसमें क्वेश्चन था कि जो कटा हुआ जो हीरा होता है वो किसके कारण चमकता है। जो कटा हुआ हीरा होता है वो किसके कारण चमकता है। मैंने आपसे पिछली वीडियो में क्वेश्चन किया था कि हीरा के चमकने का कारण क्या होता है, तो उसका आंसर जो था वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण था। यदि आपसे पूछा जाए कि कटा हुआ हीरा किसके कारण चमकता है तो वही आंसर इसका भी होगा। चाहे कटा हुआ हीरा हो चाहे ऐसा सही हीरा हो, जो हीरा होगा वो किसके कारण चमकता है, वो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। किसके कारण चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही चमकता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। तो चलिए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से और बहुत ही डिटेल से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन भले ही हम आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम आपको लगभग 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन बता के जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा हमारे साथ, और जो भी हम पॉइंट आपको बताया करें उन्हें नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलो, जिससे उन चीजों को बाद में रिवाइज भी करते रहो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की।
जर्मन सिल्वर कौन सी धातुएं होती है? जर्मन सिल्वर जो होती है उसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है? देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही उठता है, क्या जर्मन सिल्वर जो होती है उसमें सिल्वर पाई जाती है या नहीं पाई जाती है? तो इस बात का ध्यान रखें, भले ही इसमें सिल्वर लगा है लेकिन इसमें सिल्वर यानी एजी जो होती है वो आपकी नहीं पाई जाती है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आपका बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है क्या जर्मन सिल्वर में सिल्वर पाई जाती है? तो याद रखिए सिल्वर भले ही इसमें लगा है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती है, कौन कौन सी मेटल्स पाई जाती है। तो वो आपकी कौन कौन सी है? सबसे पहले तांबा यानी कि Cu, जिसे कॉपर भी कहते हैं। उसके बाद जस्ता यानी कि Zn। उसके बाद आपकी एक धातु होती है निकिल, जिसे कहते हैं Ni। क्या कहते हैं? Ni। ये आपकी तीन धातुएं इसमें पाई जाती है। जो जर्मन सिल्वर होता है उसमें क्या पाया जाता है? कॉपर यानी कि Cu, Zn यानी कि जिंक और Ni यानी कि निकिल। ये तीन धातुएं आपकी जर्मन सिल्वर में पाई जाती है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाई जाती है। जो Ag होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? Cu, Zn, Ni ये जर्मन सिल्वर में पाई जाने वाली धातुएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? आवोगाद्रो जो संख्या होती है उसका मान कितना होता है? ये जनरली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और शायद अभी GSBM कानपुर का जो पेपर हुआ था 2020 में उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। तो चलिए बात करते हैं कि आवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। ये क्वेश्चन GSBM कानपुर जो एग्जाम हुआ था 2020 में उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जनरली कभी कभार पूछ लिया जाता है तो इसे नोटबुक पे नोट डाउन जरूर करें। 6.02 गुणे 10 की पावर 23। कई बच्चों को पता भी होगा कि आवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है वो कितना होता है। तो 6.02, यहाँ पर 3 भी आपको लिखा मिल सकता है। तो 6.023 गुणे 10 की पावर 23 ये आवोगाद्रो संख्या का मान होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन पर हमने कल भी चर्चा की थी। तो उत्कृष्ट धातु जिसे हम नोबेल धातु भी कहते हैं, नोबेल मेटल्स भी कहते हैं, नोबेल मेटल्स या उत्कृष्ट जो धातुएं होती हैं उनको घोलने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका किसका किया जाता है? एक्वारेजिया। किसका किया जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है, चलिए हम इसे द्वारा लिखते हैं। एक्वारेजिया जो होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? जो नोबेल धातुएं होती है उनको घोलने के लिए किया जाता है। एक्वारेजिया जो होता है उसका प्रयोग किसमें किया जाता है? उत्कृष्ट धातु जो होती है, जो सुनार होते हैं जैसे सोना, चांदी। अब उत्कृष्ट धातु कौन कौन सी होती है? तो आपका सोना हुआ Au, और हम जिसे कहते हैं Ag, और आपका प्लेटिनम। ये जो धातुएं होती हैं इनको घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया किससे मिलकर बना होता है? अम्लराज जिसे कहते हैं। तो HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्लस की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बना हुआ होता है। इस क्वेश्चन पर हमने पिछले वीडियो पर चर्चा की हुई थी। ठीक है, तो उत्कृष्ट धातु को घोलने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है जिसे हम अम्लराज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे हम बहुत ही डिटेल से बताने की कोशिश करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बायो क्वेश्चन है वो सभी आपके किसके क्वेश्चन है? एनसीईआरटी क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही डिटेल में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहना। क्वेश्चन है, किस कोयला को भूरा कोयला यानी ब्राउन कोयल के नाम से भी जाना जाता है? बहुत ही डिटेल से इस क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो ध्यान से जो भी पॉइंट हम आपको बताएं उसे नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चले। ठीक है, तो किस कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है? तो सबसे पहले इस आंसर की बात करें, इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, उसके बाद थोड़ा डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो जो लिग्नाइट कोयला होता है, लिग्नाइट जो कोयला होता है, कोयला जो होता है हमारा कोयल होता है, उसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। लिग्नाइट जो कोयला होता है उसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ये होगा।
अब बात करते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होते हैं। तो कोयला आपके जो होते हैं वो 4 प्रकार का होता है। कोयला जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। एंथ्रेसाइट, आपको पहले से ही पता होगा, लेकिन एंथ्रेसाइट को क्या और किस नाम से जानते हैं? देखो, ये आपसे पूछा जाए कि सबसे उत्तम कोयला कौन सा है, सबसे अच्छी किस्म का कोयला किसे माना जाता है, तो सबसे अच्छी किस्म का जो कोयला होता है वो आपको एंथ्रेसाइट को माना जाता है। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, और इसे हम कुकिंग कोयला के नाम से भी जानते हैं। किस कोयला के नाम से जानते हैं? कुकिंग कोयला। एंथ्रेसाइट पूछा जाता है, क्वेश्चन एक जनरली कभी कभार पूछ लिया जाता है और आपसे पूछा भी जा सकता है आगे कि कुकिंग कोयला के नाम से किस कोयला को जाना जाता है, तो वो आपका एंथ्रेसाइट कोयला को कुकिंग कोयला के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे अच्छी किस्म का कोयला कौन सा होता है, तो वो आपका एंथ्रेसाइट होता है। सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा इसमें ही पाई जाती है, लगभग 90%। कितनी होती है? लगभग 90 से 95% इसमें कार्बन होता है, और सबसे अच्छी किस्म का कोयला आपका यही होता है। एंथ्रेसाइट को और किस नाम से जानते हैं? तो कुकिंग कोयला के नाम से भी जानते हैं। जबकि लिग्नाइट की बात की जाए तो उसे भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। किस कोयला के नाम से जानते हैं? भूरा कोयला, यानी ब्राउन कोयल के नाम से जानते हैं। इतनी बात आपने नोटबुक पे नोट डाउन कर ली होगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उसके बाद आपका आता है बिटुमिनस कोयला। कौन सा कोयला आता है? बिटुमिनस कोयला। ये एंथ्रेसाइट के बाद सही कोयला माना जाता है। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, और एंथ्रेसाइट के बाद यदि पूछा जाए तो आपका बिटुमिनस कोयला होता है। अब बात करते हैं कि जो बिटुमिनस कोयला होता है इसे सॉफ्ट कोयला के नाम से भी जाना जाता है। किस कोयला के नाम से जाना जाता है? सॉफ्ट कोयल के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसे? बिटुमिनस को। पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाता है, सबसे ज्यादा हमारे देश में, यानी कि सबसे ज्यादा किस कोयले की मात्रा सबसे ज्यादा है, इन चारों में से देखा जाए किस प्रकार की कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो वो आपका बिटुमिनस कोयला होता है। सबसे ज्यादा जो कोयला है वो कौन सा कोयला पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो आपका है वो बिटुमिनस कोयला है, जिसे हम सॉफ्ट कोयल के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर पे हमारा आता है लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट, जिसे हम भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं। लिग्नाइट कोयला सबसे अच्छा पूछा जाए तो एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आपका लिग्नाइट, और चौथे नंबर पे आपका आता है पीट कोयला, जिसे सबसे घटिया कोयला कहा जाता है। जिससे सबसे घटिया कोयला यदि आपसे पूछा जाए तो पीट कोयला को कहा जाता है, जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है और बहुत ज्यादा ये धुआं सफेद फेंकता है। तो सबसे घटिया यदि आपसे पूछा जाए, इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो लगभग 30% तक मानी जाती है। कितने परसेंट तक? 30% तक मानी जाती है, 27 से 30%। और ये सबसे घटिया कोयला होता है। कौन सा? पीट कोयला। पीट कोयला को सबसे घटिया कोयला माना जाता है। और लिग्नाइट कोयला जो होता है उसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कोयला आपको पता चल गया, कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, एक क्रम से बता रहे हैं हम, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। एक सबसे अच्छा, फिर उससे भी घटिया, उससे भी नहीं, एक क्रम से आपको बताया हुआ मैंने। बात करते हैं कि कोयला जो होता है वो किन सेलों से प्राप्त किया जाता है। कोयला जो होता है वो किन चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, तो उसका नाम है अवसादी सेल। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। अवसादी सेल किससे नाम से जाना जाता है? कि जो कोयला होता है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? अवसादी सेलों से ये प्राप्त किया जाता है। तो देखो, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको कई क्वेश्चन यहाँ पर मिले हुए। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शुगर से एल्कोहल में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो शुगर होती है, जैसे गन्ना हुआ, गन्ना का जो रस होता है उससे एल्कोहल यानी कि शराब में रूपांतरण करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? उस क्रिया को क्या कहा जाता है, यानी किस क्रिया के द्वारा शुगर से एल्कोहल बनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका किडविन। क्या होगा? किडविन जो होता है उसके द्वारा जो गन्ना होता है उसका जो रस होता है उससे एल्कोहल में उसे रूपांतरण किया जाता है। इसमें कई एंजाइम भी सहायक है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा किडविन की प्रक्रिया में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं। शुगर से एल्कोहल यानी शराब बनाने में कौन कौन से एंजाइम सहायक होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको पता लग गया होगा
शुगर से अल्कोहल में रूपांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम किडविन कहते हैं। क्या कहते हैं? किडविन, किडवन कहते हैं। और इसे इंग्लिश में कहा जाता है फर्मेंटेशन। क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही अच्छा पूछा जाता है आपसे कि एल्कोहल उद्योग जो होता है, एल्कोहल जो उद्योग होता है उसमें किस कवक का प्रयोग किया जाता है, किस फंजाई का प्रयोग किया जाता है? तो उसका नाम है आपका ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जो उद्योग होता है जहां पर होते हैं, वहां पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि एल्कोहल में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका ईस्ट यानी खमीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को देखना और जो भी पॉइंट बताए उन्हें नोटबुक पे नोट डाउन करते हुए चलना। बायो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता है? जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट आपके जमा हो जाते हैं तो कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो काम नहीं करता यानी काम करना बंद कर देता है? तो वो आपका क्या होता है? वृक्क यानी कि किडनी। किडनी जो होती है वो आपका काम करना बंद कर देती है जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा हो जाते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं तो क्या होता है? हमारा जो वृक्क होता है, जो किडनी होती है वो काम करना बंद कर देती है। ठीक है, वृक्क के ऊपर कौन सी ग्रंथि पाई जाती है ये आपको पता होगा। जो वृक्क होती है, किडनी होती है, उसमें एक अंतःस्रावी ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम एड्रीनल एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं, जिससे एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एड्रीनल। एड्रीनल नाम की ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाई जाती है जिससे एड्रीनेलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, चलिए, जिसे हम लडो या उडो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? तो हाथी का जो दूसरा कृंतक दांत होता है, हाथी के जो दूसरे नंबर का जो कृंतक दांत होता है वो क्या होता है? दूसरे नंबर का जो कृंतक होता है, इंसीजर्स दांत जो होता है, वो गज दंत के जो बाहर निकले हुए जो दांत आपने दो देखे होंगे वो दूसरा कृंतक दांत होता है। जो हाथी का दूसरा कृंतक दांत होता है वो गज दंत के रूप में बदलता है। कौन सा? दूसरा कृंतक। दूसरा जो सेकंड नंबर का जो इंसीजर होता है वही क्या होता है? गजदंत। जो बाहर निकले हुए जो दांत आपको दिखाई देते हैं वो यही दांत आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, आगे का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कौन कहलाता है और इनकी सभी बुक्स का नाम बताइए। आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है किसे कहा जाता है, कौन कहलाता है, और इनकी सभी किताबों के नाम भी, पुस्तक के नाम भी बताइए। तो देखो, सबसे पहले आपको हम बता देते हैं आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? वो कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस। कैरोलस लीनियस नाम के जो वैज्ञानिक थे उनको आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। इनको और किस एक नाम और जाना जाता है, किसके लिए? तो इन्होंने जो नामकरण की दुनाम पद्धति थी, नामकरण की जो दुनाम पद्धति थी, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, उनके जनक भी इनको ही कहा जाता है। नामकरण की जो दुनाम पद्धति है, दुनाम पद्धति जो दी थी वो किसने दी थी? तो वो आपके कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने ही दी थी। कौन सी? दुनाम पद्धति। दुनाम पद्धति जो होती है, जो आपके साइंटिफिक नेम में चलती है, जैसे आपका मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, तो होमो इसमें क्या है? जात, और सेपियंस क्या है, इसके बारे में जो बताया हुआ था वो आपका दो नाम पद्धति किसने बताया था? कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने बताया होता है। दो नाम पद्धति के जनक यदि आपसे पूछे जाए, फादर पूछे जाए, तब भी आप क्या बताओगे? कैरोलस लीनियस को ही बताओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि इनकी बुक्स के नाम क्या क्या है। तो इनकी देखो तीन पुस्तकें कौन कौन सी? सबसे पहला है, एक है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी सिस्टेमा नेचुरी। दूसरी पुस्तक इनकी है जेनेरा प्लांटेरम। दूसरी जो इनकी पुस्तक है वो जेनेरा प्लांटेरम है। जेनेरा जेनेरा प्लांटेरम। ठीक है, आप लोग लिख लेना अपनी नोटबुक पे, जेनेरा प्लांटेरम। और एक तीसरी पुस्तक जो इनकी है वो कौन सी है? तो वो स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज
स्पीसीज प्लांटेरम। ये 3 पुस्तकें जो है वो किसकी है? कैरोलस लिनियस नाम के वैज्ञानिक की है। ये तीनों पुस्तकें किसकी है? स्पीसीज प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी। ये तीनों पुस्तक आपके आधुनिक वर्गीकरण का जो पिता जिसे कहा जाता है उन्हीं की ये तीनों पुस्तक आपकी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध क्या कहलाता है? ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है ये सभी है बायो के, वो सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। तो उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो देखो उसे कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। जो उच्चतर पादप होते हैं, जो बड़े बड़े पादप होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी कवकों की उच्चतर पादप तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला संबंध, जो उच्चतर पादप होते हैं उनकी जड़ों में जो संबंध होता है, पादपों की जड़ों से जो कवक लगे हुए होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोराइजा कहा जाता है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उच्चतर पादपों तथा कवकों की जड़ों में पाया जाने वाला जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माइकोराइजा कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है कि सभी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों का संबंध किस जगत से होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी ये भी। सभी यूकैरियोटिक, सभी कैसे होने चाहिए? यूकैरियोटिक होने चाहिए। और कैसे होने चाहिए? एक कोशिकीय होने चाहिए, इनकी यूनिसेलुलर होने चाहिए। ऐसे जीव जो यूकैरियोटिक हो उसके साथ साथ एक कोशिकीय हो, ऐसे जीवों का संबंध किस जगत से यानी किस किंगडम से है? किस किंगडम से ये बिलोंग करते हैं? तो उस किंगडम का नाम जो आपका है वो जगत प्रोटिस्टा है। क्या है? किंगडम, जिस किंगडम की बात यहाँ पर हो रही है, तो जगत जो प्रोटिस्टा होता है, जो किंगडम प्रोटिस्टा होता है, उसमें जो भी जीव आते हैं वो सभी यूकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, यानी एक कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। किस कोशिका से? एक कोशिका, यानी यूनिसेलुलर होते हैं। और यदि बात की जाए कोशिका की तो यूकैरियोटिक होते हैं, यानी कि उनमें के अंदर जो केंद्रक होता है वो विकसित होता है। उनके अंदर जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है? विकसित होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जगत प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं। तो सबसे पहला आप याद कर लें, जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है प्रोटिस्टा में, वो आपका है इगुलीना। क्या है? इगुलीना। इगुलीना जो होता है उसे पादप और जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। पादप और प्लस जंतु के बीच की कड़ी कहा जाता है। इसमें पादप के भी लक्षण होते हैं और जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं। और ये कैसा है? यूकैरियोटिक है और एक कोशिकीय जीव है। जो किस जगत में आता है? वो जगत प्रोटिस्टा में आपका आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है डाइटम्स। डाइटम्स जो होता है ये भी आपका किस में आता है? तो डाइटम्स जो है वो आपका, डाइटम्स जो आपका है वो किस में आता है? प्रोटेस्टा जगत में आपका आता है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लें। और भी है, तो इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि सभी यूकैरियोटिक और एक कोशिकीय जीव किस जगत में आते हैं। तो वो आपका जगत का नाम है प्रोटिस्टा। क्या है? प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में यदि आपसे एग्जांपल पूछे जाए कि जगत प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं, तो आपका यूग्लिना सबसे पहले, उसके बाद आपको मैंने बताया है डाइटम्स। क्या बताया है? डाइटम्स। ये दोनों ही किस में आते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार यानी फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा? किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसे जीवन का भौतिक आधार कहा था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है हक्सले। वैज्ञानिक जो हक्सले थे उन्होंने जीव द्रव्य को, जो जीव द्रव्य कोशिका के अंदर पाया जाता है, उसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीवन का भौतिक आधार यदि आपसे पूछा जाए तो जीव द्रव्य को कहा जाता है। यदि जीवन की इकाई आपसे पूछी जाए तो वो आपकी कोशिका यानी सेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीवन की जो इकाई है, यूनिट जो है, जीवन यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? यदि आपसे पूछा जाए तो कोशिका को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कोशिका को। और यदि आपसे पूछा जाए कि जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है, तो वो आपका जीव द्रव्य को कहा जाता है। जो जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था जीव द्रव्य को?
तो वो आपका हक्सले नाम के वैज्ञानिक ने कहा था। किसने कहा था? हक्सले ने। अब बात करते हैं कि जीव द्रव्य नाम किसने दिया था। तो जीव द्रव्य जो नाम दिया था वो पुरकिंजे नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीव द्रव्य नाम दिया हुआ था। यदि आपसे बात की जाए कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो उनका नाम है डुजार्डन। क्या नाम है उनका? डुजार्डन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जीव द्रव्य की खोज की थी। जीव द्रव्य की खोज पूछी जाए तो डुजार्डन ने की है। जीव द्रव्य नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे ने दिया है। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा है? तो वो आपका हक्सले ने कहा है। तीनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। किस कवक से राइबोफ्लेविन विटामिन प्राप्त की जाती है? किस कवक से राइबोफ्लेविन नाम की विटामिन प्राप्त की जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। देखिए आज का इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन देता है। जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसका कमेंट जल्दी देगा, उसका कमेंट हम पिन कर देंगे। सबसे पहले और सबसे राइट आंसर जो देगा उसी का जो कमेंट होगा हमें पिन करके रख देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें। अभी तक लाइक ना किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कंटेंट बनाने में मेहनत लगती है। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। और शाम की क्लास जरूर देखा करो। यदि आप थ्योरी नहीं देखोगे तो इन क्वेश्चनों से आपका कुछ नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पढ़िए, जिससे ये भी क्वेश्चन ये क्वेश्चन का मेन जो मकसद है वो आपकी प्रैक्टिस है। तो आप जो क्वेश्चन हम थ्योरी आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी में, वो थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ा करो अच्छे से। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो इस टाइम हम आपको लिए चला रहे हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।